नमस्कार। सृजन आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं नवीन राज्यों का उत्थान, यानी मुगल साम्राज्य का जब पतन हुआ। तो जैसा कि हर एक बड़े राज्य या साम्राज्य के साथ होता आया है इतिहास में कि उसके बड़े सामंत अधिकारी इन्होंने स्वतंत्र राज्यों की स्थापना कर ली, उसी तरह से मुगल साम्राज्य के पतन के साथ साथ कुछ क्षेत्रीय स्थानीय राज्य जो हैं वो अस्तित्व में आए। तो इन्हीं की ही चर्चा करने जा रहे हैं हम। तो सेगमेंट में ही पढ़ेंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इनमें हैदराबाद की स्थापना कब, किसके द्वारा, कैसे हुई, अवध और कर्नाटक। पहले हम इन तीनों की चर्चा करेंगे, फिर आगे चलते जाएंगे और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो अन्य राज्यों की भी चर्चा करते जाएंगे। तो एमरजेंस ऑफ न्यू स्टेट, सबसे पहले बात करते हैं हम हैदराबाद की। तो हैदराबाद में जो वंश है वह आसफ शाही वंश कहलाता है। तो इसकी स्थापना की थी चिनकिलिच खान ने, और जिसे प्रायः जाना जाता है निजामुल मुल्क के नाम से, तो निजामुल मुल्क भी कहा जाता है, इन्होंने की थी। हालांकि हैदराबाद जैसा कोई दक्कन में एक स्वतंत्र राज्य को स्थापित करने का जो विचार है, सबसे पहले आया था जुल्फिकार खां। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति थे, तो इनके द्वारा ऐसा मन में विचार लाया गया था, क्योंकि ये दक्षिण की सूबेदार भी नियुक्त हुए। लेकिन 1713 में जब इनकी मृत्यु हुई तो मृत्यु के साथ ही विचार ही रह गया। फिर बाद में निजामुल मुल्क को दक्षिण का सूबेदार बनाया गया, लेकिन जब सैयद बंधु हैं, उनमें से एक भाई हैं हुसैन अली, उनको बना दिया गया था दक्षिण का सूबेदार, तो फिर आगे बढ़ नहीं पाए निजामुल मुल्क। लेकिन जब इनका पतन होता है और पतन के साथ ही इनको निजामुल मुल्क वजीर बनाया जाता है, तो फिर इनका भाग्य चमकता है। फिर इनके दिमाग में यह बात आती है कि क्यों ना एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की जाए। तो 1720 में चिनकिलिच खां यानी निजामुल मुल्क को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया गया। लेकिन बाद में 2 साल के अंदर ही 1722 में उन्हें फिर से दिल्ली वापस बुला लिया गया। तो इस समय इनको कोई समस्या नहीं थी, दिल्ली जाते हैं, दिल्ली में कुशासन था, तो उसको फिर से ठीक ठाक करने के लिए इन्होंने काफ़ी प्रयास किया, बहुत ही अनुशासन के साथ शासन को चलाने का प्रयास किया। लेकिन इनके साथी हैं और जो बादशाह हैं, उनके मित्र वगैरह हैं, तो वो नाराज होने लगे, इनसे ईर्ष्या करने लगे। तो कुल मिला के इनके विरुद्ध होने लगा षड्यंत्र। तो वजीर बनाने के बाद भी, तरह तरह के प्रयास करने के बाद भी वह जो अवस्था थी उसे ये दूर नहीं कर पाए। और बल्कि होता क्या है, ये दरबार के षड्यंत्रात्मक वातावरण से, जो षड्यंत्र इनके खिलाफ बार बार चल रहे थे, तो उससे दुखी होकर अब ये परमानेंटली मन बना लिए थे दक्कन जाने का, तो बस मौके की तलाश में थे। तो एक बार 1723 में ये बहाना बनाते हैं शिकार का, शिकार में जाने का बहाना बनाकर ये दक्कन की ओर प्रस्थानी कर देते हैं। तो उनकी इस बात से जो बादशाह हैं, मुगल बादशाह हैं, वो मोहम्मद शाह थे, वो बड़ा नाराज हुए। उस समय दक्षिण का, ये तो थे वजीर, दक्षिण के सूबेदार भारत में थे मुबारिज खां। तो उन्होंने मुबारिज खां, मोहम्मद शाह ने मुबारिज खां को संदेश भिजवाया कि निजाम को जीवित या मृत उपस्थित करें। लेकिन चिनकिलिच खां यानी निजामुल मुल्क जो है, निजाम है, तो ये इससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली थे, वजीर थे और शक्तिशाली थे, प्रभावशाली थे। तो उन्होंने मुबारिज खां को, एक युद्ध होता है, याद रखिएगा, 1724 में शकूर खेड़ा का युद्ध, यदि किसके शासन काल में हुआ, तो ये
मोहम्मद शाह के शासनकाल में हुआ। शकूर खेड़ा का युद्ध हुआ, तो इसमें चिनकिलिच खान ने मुबारिज खां को पराजित कर दिया और मार डाला और खुद दक्कन का स्वामी बन गया। तो अब मोहम्मद शाह थे वो मजबूर हो गए और ऊपरी मर्यादा दिखाने के लिए, मर्यादा ही बनी रहे, प्रतिष्ठा भी इनका जो है वो उसको क्षति न पहुंचे, तो उन्होंने चिनकिलिच खां को दक्कन का वायसराय नियुक्त कर दिया और उसे आसफ जाह की उपाधि भी दे दी। तो ये प्रश्न आ सकता है, आसफ जाह की उपाधि किसने दी थी निजामुल मुल्क को? तो मोहम्मद शाह ने ही दी थी। तो चिनकिलिच खां ने 1725 को हैदराबाद को अपनी राजधानी बना ली। तो स्थापना होती है 1724 में। हैदराबाद राज्य जो है वह स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में आया था 1724 में। हैदराबाद को इन्होंने बनाई राजधानी। तो इस तरह से इसकी स्थापना होती है। काफी अच्छा कार्य किया इन्होंने, निजामुल मुल्क ने कृषि उद्योग की उन्नति के लिए जो है प्रयास किया। फिर अपने राज्य में शांति व्यवस्था है वो बनाए रखा। तो काफी योग्य व्यक्ति कहलाते हैं ये। अगला जो राज्य है स्वतंत्र राज्य वो है अवध। तो अवध के स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने वाले व्यक्ति थे सआदत खां, उसके निजामुल मुल्क आसफ जाह या चिनकिलिच खां और इसके सआदत खां या बुरहानुल मुल्क। जैसे उन्हें निजामुल मुल्क बोला जाता था वैसे ही चिनकिलिच खां को निजामुल मुल्क और सआदत खां को बोला जाता है बुरहानुल मुल्क। तो बुरहानुल मुल्क ये दोनों ही नाम आ सकते हैं। इन्होंने फैजाबाद को बनाई थी अपनी राजधानी। तो सादत खान ने नादिर शाह का जब आक्रमण हुआ था 1739 में, तो शाही मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी इन्होंने। और इसके साथ ही क्या होता है, इनका जो कैरियर है वो ग्रोथ करता है बहुत तेजी से। तो अपने नाम और सम्मान की रक्षा के लिए सादत खान ने 1739 में आत्महत्या कर ली थी। असल में होता क्या है, हमने देखा था कि मुगल सेना और नादिर शाह इन दोनों के मध्य होता है करनाल का युद्ध। हमने पिछली क्लास में देखा था करनाल का युद्ध होता है। तो इस युद्ध में सादत खां भी था, निजामुल मुल्क भी था और इनका सेनापति था खाने दौरा। तो ये सारे थे। मुगल सेना बहुत बुरी तरह से पराजित हो गई थी। निजामुल मुल्क ने नादिर शाह और मुगल सम्राट के मध्य समझौता कराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। तो उससे खुश होकर सम्राट ने निजामुल मुल्क को, ये थे मीर बख्शी यानी मुख्य सेनापति थे, ये तो मारे गए थे, तो निजामुल मुल्क को बना दिया गया सेनापति। और इस युद्ध में सादत खां को भी बंदी बना लिया गया था, नादिर शाह के द्वारा बंदी बना लिया गया था। और सादत खां खुद बनना चाहता था सेनापति। जब इनको पता चलता है कि निजामुल मुल्क को सेनापति बना दिया गया है तो इनको बड़ा ही दुख होता है, ये बड़े ही नाराज होते हैं। और ये थे नादिर शाह के बंदी। तो नादिर शाह को निजामुल मुल्क ने समझौता ये कराया सम्राट और नादिर शाह के बीच में कि आपको 50 लाख दिए जाएंगे क्षतिपूर्ति के रूप में और आप ये लीजिए और चलते बनिए। लेकिन जब सादत खां को पता चलता है कि सेनापति निजामुल मुल्क को बना दिया है, तो इन्होंने नादिर शाह को सजेशन दिया कि आप यदि दिल्ली पर आक्रमण करेंगे तो आपको 50 लाख नहीं बल्कि 50 करोड़ रुपए मिल सकते हैं, इससे कहीं ज्यादा संपत्ति मिल सकती। तो उन्होंने उनको सजेशन दिया और नादिर शाह ने माना इस सजेशन और दिल्ली में आक्रमण किया और दिल्ली को अपने अधिकार में भी कर लिया था। लगभग 53 डेज है नादिर शाह का ही शासन चला था। तो जब ये दिल्ली में अधिकार कर लेते हैं और पैसे के लिए सादत खां को बुलाते हैं कि अब दिलाओ 50 करोड़ रुपए,
तो सादत खान ने जब ये स्थिति सामने आई तो आत्महत्या कर ली थी। तो कुछ ऐसा ही हुआ था उस समय। अगला जो शासक है वो था सफदरजंग, वो सादत खां का भतीजा और दामाद था। इसका असली नाम था अबुल मंसूर खां। तो यह भी योग्य व्यक्ति था। 1748 में मोहम्मद शाह ने सफदरजंग को अपना वजीर नियुक्त किया था और इलाहाबाद का प्रांत जो है, जो कि कहलाता है अब प्रयागराज, यह भी दे दिया था। और इसे इस समय से इसके उत्तराधिकारी जो है नवाब वजीर कहलाने लगे थे। नवाब वजीर भी कहलाने लगे थे। अगले जो महत्वपूर्ण शासक हैं वो है शुजाउद्दौला। तो सफदर के बाद उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र था शुजाउद्दौला, ये बनते हैं। 1759 में अली गौहरिया ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय जो हैं, इनको लखनऊ में शरण दी थी इन्होंने। तो ये महत्वपूर्ण बात नहीं है। बात ये है कि जब 1761 का युद्ध लड़ा गया था पानीपत का, किसके साथ? अहमद शाह अब्दाली के साथ लड़ा गया था। तो शुजाउद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था, ये प्रश्न आता है। शुजाउद्दौला अहमद शाह अब्दाली की ओर से लड़ा था। फिर जब बंगाल का जो पदच्युत शासक है मीर कासिम, और दिल्ली के सम्राट जिनको संरक्षण दिया उन्होंने शाह आलम द्वितीय, इनके साथ मिलकर इन्होंने बक्सर का युद्ध लड़ा था। तो याद रखें, बक्सर का युद्ध लड़ा गया था 1764 को। तो इसमें शुजाउद्दौला था अवध का नवाब, फिर बंगाल का नवाब मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय, ये 3 लोग थे। तो इनकी हार हुई थी। बक्सर की युद्ध की विजय के बाद क्लाइव अंग्रेजों का मुख्य कमांडर ये था, गवर्नर था। तो क्लाइव ने 1765 में अवध के नवाब शुजाउद्दौला से 2 क्षेत्र, ये भी यहाँ से भी प्रश्न बनता है, कड़ा और इलाहाबाद, कड़ा और इलाहाबाद जिले लेकर शाह आलम को दे दिए थे। तो याद रखें, कड़ा और इलाहाबाद शाह आलम को दे दिए, फिर ये वापस भी मिल जाएंगे। ये प्रश्न आ चुका, कई बार आता है। कहाँ से वापस आता है? 1765 में देखें, 1765 में कड़ा और इलाहाबाद ये चले जाते हैं शाह आलम के पास। यहाँ चले जाते हैं, शाह आलम के पास चले जाते हैं। लेकिन आगे चल के 1773 में होती है बनारस की संधि। बनारस की संधि के द्वारा अवध के नवाब शुजाउद्दौला को, यहाँ पर वारन हेस्टिंग्स आ जाते हैं, वहां पर थे क्लाइव। तो वारन हेस्टिंग ने क्या किया कि इलाहाबाद और कड़ा के जिले नवाब को 50 लाख रुपए में बेच दिए। किससे लेके? वही मुगल सम्राट से लेके नवाब को 50 लाख रुपए में वापस मिल गए। आसुबुद्दौला बनते हैं अगले नवाब। इन्होंने अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है यूपी पीसीएस के लिए, तो महत्वपूर्ण है ही ये अवध का जो चैप्टर है। बाकी अन्य है एमपीपीएससी, आरएएस, इनके लिए भी इम्पोर्टेंट है ही। तो फैजाबाद शुरुआत से राजधानी रही। जब सादत खान ने अवध की स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, तब से लेकर फैजाबाद जो है वो अवध की राजधानी रही। लेकिन आसफुद्दौला ने लखनऊ राजधानी बना ली फैजाबाद से हटाकर। वारन हेस्टिंग से आसफुद्दौला ने फैजाबाद की संधि की थी। फैजाबाद की संधि कब हुई थी? याद रखें, फैजाबाद की संधि हुई थी 1775 को। तो इसमें बनारस पर अंग्रेजी सर्वोच्चता स्वीकार कर ली गई थी। अंग्रेजी सर्वोच्चता स्वीकार की गई बनारस पर, और इसी संधि के तहत वारन हेस्टिंग्स ने अवध की बेगमों की संपत्ति की सुरक्षा की गारंटी ली थी। उसके बाद भी
ये इस संधि को दरकिनार करके इनकी संपत्ति को हथिया लेते हैं। फिर इंग्लैंड में इनके खिलाफ इस बात को भी लेकर केस चलता है। तो बेगमों वाली जो घटना है वो हुई थी वारेन हेस्टिंग्स के समय। फैजाबाद की संधि किसके साथ हुई थी? ये हुई थी आसफुद्दौला के साथ। अंग्रेज कौन था? वारेन हेस्टिंग्स ही था। क्या तय हुआ था? दो चीजें याद रखें, बनारस पर अंग्रेजी सर्वोच्चता स्वीकार कर ली गई और दूसरा अवध की बेगमों की संपत्ति सुरक्षा की गारंटी ली गई थी। फिर आसफुद्दौला ने मुहर्रम मनाने के लिए लखनऊ में है इमामबाड़ा, इमामबाड़ा है, छोटा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा। तो लखनऊ में इमामबाड़ा का निर्माण इन्होंने ही करवाया था और एक ऐसा आर्किटेक्चर है इसका कि इसमें स्तंभों का प्रयोग नहीं किया गया है, इसमें स्तंभों का प्रयोग नहीं किया गया है। अगले जो नवाब हैं महत्वपूर्ण वो हैं सादत अली खां। इन्होंने अंग्रेजों से सहायक संधि कर ली। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि सब्सिडरी अलायंस जो है अंग्रेजों से करने वाला अवध का नवाब कौन था? तो वो है सादत अली खां। और इसी के समय से अवध को एक मध्यवर्ती यानी बफर स्टेट के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि बफर स्टेट जो है इसके रूप में किसे जाना जाता है? तो ये अवध ही है बफर स्टेट। बफर स्टेट ये का मतलब ये है कि ये अंग्रेजों का जो साम्राज्य था, अंग्रेजों का साम्राज्य था और एक साइड यहाँ पर मराठों का साम्राज्य था, इसके बीच में ये आ गया अवध। तो अवध इनके बीच में एक तरह से ढाल की तरह काम करता था। ये यहाँ तक पहुंचने के लिए पहले अवध से होकर गुजरना पड़ेगा। तो ये अवध को एक ढाल की तरह यूज करते थे, मध्यवर्ती राज्य के रूप में प्रयोग करते थे जब तक कि मराठों पर उनका पूर्ण नियंत्रण नहीं हो गया, क्योंकि मराठी जो है वो आक्रमण करते रहते थे आसपास के राज्यों में। तो यहाँ पर अपनी सेना रख दी थी। जब सेना मराठों की इस ओर बढ़े तो इनका सामना बीच में ही अवध में ही कर लिया जाए और यहाँ अंग्रेजी राज्य तक पहुंचने से इन्हें रोका जाए। कुछ इस तरह का इनका सूचना था, इनकी स्ट्रेटेजी थी अंग्रेजों की। अगले महत्वपूर्ण नवाब हैं वाजिद अली शाह, जिनसे क्वेश्चन बनता है। वह क्वेश्चन क्या है कि यह अवध का अंतिम नवाब था। ही वॉज द लास्ट नवाब ऑफ अवध। तो लॉर्ड डलहौजी ने 1854 में एक रिपोर्ट इसकी जेम्स आउटरम की रिपोर्ट। तो जेम्स आउटरम थे, तो इसकी रिपोर्ट के आधार पर इन्होंने वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाया। कुशासन का आरोप लगा के अवध को 1856 में अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो 1857 की क्रांति का एक बहुत बड़ा कारण यह भी था। वाजिद अली शाह को कलकत्ता में फिर नजर बंद कर दिया गया था। तो ये है अवध का स्वतंत्र राज्य। अगला जो राज्य है वह है कर्नाटक। कर्नाटक में आप याद रखें कि इसका संस्थापक जो है वो है सादतुल्ला खां, इनको माना जाता है इसका संस्थापक। इन्होंने अर्काट को राजधानी बनाकर शासन आरंभ किया। आगे चल के ब्रिटिश गवर्नर थे गवर्नर जनरल वेलेज़ली। इन्होंने मैसूर के शासक, जब मैसूर से अंग्रेजों का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो इन्होंने आरोप लगाया कि टीपू सुल्तान के साथ ये गुप्त और षड्यंत्रात्मक पत्राचार कर रहे हैं। तो इस आरोप पर कर्नाटक के नवाब उस समय थे मोहम्मद अली और उनके उत्तराधिकारी थे ओमदुत उल उमेर।
उनको राजगद्दी से हटाकर राजगद्दी पर अधिकार कर लिया, तो राजगद्दी का अधिकार छीन लिया। इस तरह से इसका अंत भी हो गया। तो 3 राज्य हमने देखे। पहला देखा हमने हैदराबाद, तो हैदराबाद की स्वतंत्र राज्य की स्थापना चिनकिलिच खां, जिसे निजामुल मुल्क के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने किया। फिर हमने अवध देखा, तो अवध के स्वतंत्र राज्य की स्थापना सादत खां ने की। फिर हमने देखा कर्नाटक, कर्नाटक के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की सादतुल्ला खां ने। तो आप ये 3 चीजें याद रखें, ये 3 राज्य। तो अभी हम ये 3 राज्य देखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में और भी राज्य हैं उनको देखते हैं। रोहिलखंड राजपूत हो गए, भरतपुर, बहुत सारे राज्य बचे हुए हैं। नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।